हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर नंबर 5 देखना है और इसमें हम लोगों को देखना है कि जो मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मतलब कि जो उच्चिष्ट निम्निष्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे वो कहाँ पर करने वाले हैं, तो इसी टॉपिक पर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये हमारा जो लेक्चर हो वो एक या दो लेक्चर, अगर हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और हम लोग को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में ये बताएंगे कि हम लोगों को अब तैयारी कब से करनी है और किस हिसाब से करनी है और उसके लिए क्या क्या मैटर की ज़रूरत पड़ेगी, सब मैं बताने वाला हूँ। तो चले देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसमें कि उच्चतम तथा निम्नतम के जो अनुप्रयोग हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, वो है क्या चीज़। तो अब तक जो है कि जितने भी हम लोगों को क्वेश्चंस दिए गए होते थे और उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करता था, चाहे वह स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करे, चाहे होल में पूरे मतलब फंक्शन में उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करे, एक फंक्शन दिया होता था तभी हमसे जो है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा था। और अब हमको जो है कि फंक्शन डायरेक्ट वह दिया नहीं रहेगा, कुछ स्टेटमेंट हमको दिया रहेगा। उस स्टेटमेंट के सहारे सबसे पहले हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा और वो फंक्शन हमारा 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें उस स्टेटमेंट में जो हमको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें कुछ और भी स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा जिससे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके और जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन बनेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और वो भी किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसके उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करेगा उसी को हम फंक्शन कहेंगे और उसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम हो जाएगा। पीछे जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर फंक्शन गिवन होता था तो क्या क्या प्रोसेस हम लोग करते थे उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए, उसी प्रकार से स्टेटमेंट के सहारे हम जब फंक्शन बना लेंगे तो हमारा सब काम पीछे वाला ही हो जाएगा। कि पीछे के हम लोग लेक्चर में देखें कि मैं उच्चिष्ट निम्निष्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते थे। तो फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन हम करते थे जो भी उसमें वेरिएबल दिया होता था, और उसके बाद हम जो है कि या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को निकाल लेते थे। अब उसमें हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जो प्रोसेस था, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन हम लोगों को इस लेक्चर में कुछ अतिरिक्त जो है कि सूत्रों को जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका जिक्र कहीं न कहीं क्वेश्चन में किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई को L से डिनोट कर दें और चौड़ाई को B से डिनोट कर दें, मतलब कि L मतलब लेंथ ब्रेथ से, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर L भी लिख दे रहे हैं, चाहे L गुणे B उसको समझ लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हम वर्ग की भुजा को A कह दे रहे हैं तो A का स्क्वायर हो जाएगा। सब कुछ मैं बता करके लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि बस उसी तरह से हम लिख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन यहाँ पर संकेत क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समबाहु त्रिभुज की एक साइड को अगर हम ए मान लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा करणी में 3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। अगर हम ये ले लेते हैं, ये समलंब चतुर्भुज एक ले रहे हैं, ये ऐसे, इसको मैं A कर दे रहा हूँ और इसको B कर दे रहा हूँ, और ये हाइट अगर मैं H कर दे रहा हूँ, तो फिर वही लिखे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या होती है। घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई को L से और चौड़ाई को B से और हाइट को ऊंचाई को H से अगर डिनोट कर दें तो LB H हो जाएगा। घनाभ की अगर चारों दीवारों का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, मैं एक फिगर बना करके समझाता हूँ। ये मैंने एक घनाभ बना लिया, ये मैंने एक घनाभ बना लिया। ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो लंबाई है
इसकी जो लंबाई है सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर L लिख दे रहे हैं, ये लंबाई, और चौड़ाई सपोज कर लेते हैं कि ये मैं ले रहा हूँ B, ये B है, और ये हाइट जो है मैं कितना ले रहा हूँ, H ले रहा हूँ। तो अगर हमको चारों दीवारों का घनाभ की चारों दीवारों का अगर हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो चारों दीवारों का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली साइड और जस्ट इसके सामने वाली साइड ये, और एक ये पीछे वाली जो दीवार दिख रही है उसका, और जो आगे वाली दीवार दिख रही है इसका, इन्हीं चारों दीवारों का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है कि इसके अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, क्योंकि सब पर आयत ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये BH हो जाएगा ये, और इसका दुगुना कर देंगे तो सामने वाले का आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला, ये जो है ये, तो इसका कितना हो जाएगा, ये है L और ये है B, तो हो जाएगा LB के, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, सामने वाला भी आ जाएगा और पीछे वाला भी आ जाएगा। तो हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन भी है, क्या कॉमन है, B, तो ये लिख देंगे 2 टाइम्स B, और ये हो जाएगा H प्लस L, ये H, ये। तो यही होता है जो घनाभ होती है, घनाभ के चारों दीवारों का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा, ये हो गया, और इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा LB, ठीक है, ठीक, और उसके सामने वाले का ही हो जाएगा। ऊपर नीचे का मैं नहीं निकाला हूँ, ये नीचे का है और ये कौन है, ऊपर का है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर घनाभ के का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलकों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए बस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। अगर भुजा को मैं F नोट कर दूं तो ये हो जाएगा A का क्यूब। घन का अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6A का स्क्वायर हो जाएगा। 6 फलक होती हैं और 6 स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए 6A का स्क्वायर। जहाँ पर ये क्या है, A, ये उसका एक, ये कोर कह सकते हैं, ये कोर की लेंथ कितनी है, जैसे मान लीजिए कि ये भी A हो जाए, ये भी A हो जाए, और ये भी कितना हो जाए, A हो जाए, तो इस घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, और उसके 6 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6A का स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल A इंटू A आयत होता है तो A स्क्वायर, तो 6 का 6 A स्क्वायर हो जाएगा। बेलन के अगर आयतन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, जहाँ पर R बेलन की त्रिज्या होती है और H बेलन की हाइट होती है। अगर बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई RH होता है, जहाँ पर वही R रेडियस होती है और H हाइट होती है। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो बस दोनों आधार, वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं इसी में, तो हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर होता है। इसमें से अगर पाई R कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई R कॉमन कर लेंगे अगर, तो H प्लस R भी लिख सकते हैं, 2 पाई R इंटू H प्लस R। और शंकु के अगर आयतन की बात करेंगे तो हो जाता है 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाता है। और शंकु के अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो होता है पाई R L, जहाँ पर R रेडियस होती है, L तिरछी ऊंचाई होती है, और यहाँ पर जो H देख रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, सीधी ऊंचाई होती है। ये सब कुछ आप जानते हैं, इसलिए हम फिगर सबका बना करके नहीं दिखा रहे हैं। ये शंकु हमारा है, ये उसकी सीधी ऊंचाई होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है जिसको L से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, रेडियस होता है। आगे अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो बस इसी में ये वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाता है वक्र पृष्ठ में, तो क्या हो जाएगा, ये पाई R L प्लस पाई R का स्क्वायर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में जो संबंध होता है वो होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अभी बनाए थे यहाँ पर, ये R है, ये H है और ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R का क्यूब, 4/3 पाई R का क्यूब, जहाँ पर R गोले की त्रिज्या होती है। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है, ये जहाँ पर R गोले की त्रिज्या होती है, और संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो इतने हम लोगों को फार्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो दिमाग पर रहना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग इस पर, बस क्वेश्चन ही देखने रह गए हम लोगों को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग निम्नतम हो। तो बस एक चीज में हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन किसका करना है। तो बस जिसके उच्चिष्ट निमिष्ट की बात करेगा उसी काम को डिफरेंशिएशन करना होता है, बस इतनी सी बात है। और जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको वन वेरिएबल में हमको बदलना होता है, और वन वेरिएबल में बदलने के लिए भी स्टेटमेंट में कुछ न कुछ लिखा होता है। तो चलते देखते हैं। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 15 है। तो यहाँ पर इसके अगर सॉल्यूशन की हम बात करें, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल कितना है, 15 है। तो इसका मतलब कि एक संख्या को अगर हम क्या कर ले रहे हैं, x, दूसरा 15 माइनस x कर ले रहे हैं, चाहे एक को अगर हम x कर दे रहे हैं और दूसरे को y कर दे रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको वन वेरिएबल में बदल लेंगे, और नहीं तो बस इतना लिख देंगे तो वन वेरिएबल में डायरेक्टली हो जाएगा। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार माना, ये जरूर पूरा का पूरा लिखेंगे परीक्षा में। माना दो संख्याएं क्या है, x तथा 15 माइनस x है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 माइनस x है। ये दो संख्याएं मान ली, इन्हीं को ज्ञात करना है। अगर x का मान निकल जाएगा तो दोनों संख्याओं को हम निकाल लेंगे। अब किसका हमको जो है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है कि जिनके वर्गों का योग क्या है, निम्नतम हो। तो लिख दे रहे हैं कि माना दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, s है। लिख देंगे माना दोनों संख्याओं के वर्गों का योग s है। तब s बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। ये अब इसी को उच्चिष्ट देखो ना, यहाँ पर लिखा है कि जिनके वर्गों का योग क्या है, निम्नतम हो। तो जिसके निम्नतम उच्चतम की बात करेगा उसको उसी काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर ये s क्या ही हमको डिफरेंशिएशन करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x तो मालूम है नहीं। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, जिसको ज्ञात करना है वही क्या है, वेरिएबल रहता है। कभी भी किसी भी समीकरण में जिसको फाइंड आउट करना होता है वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये ds बटे में dx इक्वल टू इसका हो जाएगा 2x, और ये प्लस 2 15 माइनस x हो जाएगा, और माइनस x का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x, और चाहे तो इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 30 और प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस कितना के, 30 के। ये हो जाएगा ds बटे में dx इक्वल टू फॉर मैक्स और मीन, मतलब कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों, क्रिटिकल पॉइंट पर ही उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट की डिफिनेशन यही होती थी कि जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। x के किस मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, उन्हीं x के मानों को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैक्स और मीन, मतलब कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो ds होगा और बटे में dx वो कितना के बराबर, 0। खाली 0 ही मिला, क्योंकि अनडिफाइंड तो आना नहीं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड 4x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 30/4 यानी कि 15 बटे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 15 बटे में 2 आ जाएगा। अब x का मान यहाँ पर 15 बटे में 2 निकाल देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 15 बटे में 2 आ जाएगी। यही दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, संख्या। लेकिन ये जो दोनों संख्याएं हमारे पास हैं, वो तो एक चीज़ निकालना पड़ेगा कि ये जो दोनों संख्याएं हैं उस पर, माने वो दोनों ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का योग क्या होता है, निम्निष्ट होता है। तो कौन निम्निष्ट होता है, ये तो या तो यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, नंबर लाइन पर इसको प्लाट कर ले रहे हैं, किसको, 15 बटे में 2 को। आप 15 बटे 2 से ज़्यादा लेकर के मान देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 15 बटे 2 से कम लेकर के देख ले रहे हैं क्या आ रहा है। तो पता चल जाएगी 15 बटे 2 पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से निगेटिव बदल रहा है कि निगेटिव से पॉजिटिव है। तो 15 बटे 2 का मतलब 7.5, 8 ले रहे हैं। इससे अगर हम 15 बटे 2 का मतलब 7.5 से 8 कर लेंगे तो अधिक ही होगा, तो इसमें 8 रख लेते हैं। तो 8 अगर रखेंगे तो 8 चौके 32 पॉजिटिव हो रहा है। ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ds/dx क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है।
ये क्या हो रहा है पॉजिटिव। और देख लें 7.5 से आधा कम कर लें 7, तो 7 इसमें रख देंगे तो इधर का पॉइंट हो जाएगा, तो 7 चौके 28 से निगेटिव हो रहा है, यानी कि ds/dx इधर क्या हो रहा है निगेटिव। तो 15/2 पर डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव में, तो लिख देंगे अतः x बराबर 15/2 पर कौन s की बात की गई थी ना, तो लिख देंगे s क्या होगा निम्नलिखित है। इसलिए दो संख्याएं, चाहे अतः दो संख्याएं, जो संख्याएं हमको बतानी है वो बता दें हम, क्योंकि उसी पर निविष्ट हो रहा है। तो एक हो जाएगा 15/2 और 15/2 यहाँ पर रख देंगे अगर यहाँ पर, तो भी 15/2 ही आएगा। ये भी हो जाएगा 15/2, तो यही दोनों हमारी क्या हो जाएंगी संख्या, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योगफल निम्नतम हो। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि 6 के ऐसे दो भाग कीजिए कि उनके घनों का योगफल निम्नतम। दोनों बातें एक ही है, मतलब कि ऐसी दो संख्याएं वही ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है 6 है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेम प्रोसेस, प्रश्नानुसार माना दो संख्याएं, प्रश्नानुसार माना दो संख्याएं मैं अब मान रहा हूं x तथा y, क्योंकि अभी हम वन वेरिएबल में पहला सवाल माने हैं, अब दो वेरिएबल में मान करके दिखा दे रहे हैं कि दोनों तरीके से लगाना जान जाए। तो दो संख्याएं x तथा y हैं, तब क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल तो 6 है ना, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6। और एक चीज लिख दे रहे हैं, और उनके घनों का योगफल हम s लिख दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं तथा माना उनके घनों का योग क्या है s है। तब s बराबर कितना हो जाएगा x का क्यूब और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का क्यूब। अब एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो किसकी वो उच्चिष्ट निमित्त की बात करना है, उनके घनों के योग के उच्चिष्ट निमित्त की बात कर रहा है। घनों का जो योग है उसी के उच्चिष्ट निमित्त की बात करनी है। तो घनों का योगफल तो यही है, यानी कि यही है, तो इसी का डिफरेंशिएशन करना है, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको वन वेरिएबल में होना पड़ेगा। तो वन वेरिएबल में करने के लिए एक समीकरण हमारे पास यहाँ पर है, एक समीकरण ये कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर हम s बराबर लिख देंगे 1 तथा 2 से s बराबर किसी का मान निकालने चले, यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - x हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 - x का होल क्यूब। बस अब डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट कौन इसमें वेरिएबल जिसका मान ज्ञात करना है वही चर है, और यानी कि उसी के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ds/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² और ये प्लस 6 - x और ये हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 1 का 6 - x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए यहाँ पर 2 छूट रहा है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर, क्योंकि अनडिफाइंड तो आने वाला नहीं है ये किसी भी रियल नंबर के लिए। तो लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए ds/dx इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइड, अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा 3x² - 3 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना के 0 के। इधर कर लें तो ये हो जाएगा 3 तो खत्म हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x² - 6 - x का होल स्क्वायर बराबर 0। फैक्टराइजेशन कर लें तो x - 6 प्लस x पहले कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + 6 - x और ये बराबर 0। तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि सब मिला करके आएगा 2x बराबर कितना के 6, क्योंकि ये 6 हमारा जो है कि उधर चला जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब उसके बाद हमको क्या कर लेना है,
दिस इम्प्लाइड x बराबर 3। अब हमको या तो सेकंड डेरिवेटिव कर लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, तो इस बार सेकंड डेरिवेटिव से बता दे रहे हैं। तो एक बार हम ये एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें तो d2s अपॉन dx का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 6x और प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस 6 माइनस x हो जाएगा और फिर इसका कर देंगे तो माइनस और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम ये निकाल दें d2s अपॉन dx स्क्वायर एट कितना पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान जब इसमें 3 पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा, चाहे तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और ये प्लस 6 के 36 हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा 36 और 36 क्या ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव ये आता है तो इसका मतलब x बराबर 3 पर कौन, किसका डिफरेंशिएशन किया गया है, s का। तो s क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, क्योंकि पॉजिटिव जब आता है तो निम्निष्ठ और निगेटिव आता है तो उच्चिष्ठ होता है। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 3 पर संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। ये तो हो गया, लेकिन निम्निष्ठ जब हो रहा है उसी समय हमको दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अब दोनों संख्याओं को पता लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे, अतः लिखेंगे अतः घनों का योग, अतः संख्याओं के यहाँ पर लिख देंगे घनों का योग क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, इसलिए संख्याएं, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी देख ले रहे हैं। संख्याएं हो जाएंगी, एक तो x का मान हमारा कितना है, 3 है, एक तो x का मान 3 है और दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा था x प्लस वाई बराबर कितना 6, तो यहाँ पर जब x का मान 3 रख लेंगे तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि उस महत्तम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के अंतर्गत स्थित है। तो अंतर्गत की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ। तो हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये 2 रेखाएं हैं, ये तो 2 रेखाओं के अंतर्गत अगर चतुर्भुज की हम बात करते हैं तो अंतर्गत चतुर्भुज क्या होता है, तो जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष इन दोनों रेखाओं पर स्थित होते हैं तो कहते हैं कि ये 2 रेखाओं के अंतर्गत ये चतुर्भुज है। ऐसा नहीं है कि हम ये बना देंगे ये कोई चतुर्भुज तो कहेंगे कि इन दोनों रेखाओं के अंतर्गत है। हम लोग सीखे हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच अगर हम कहते हैं कि चतुर्भुज, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं मतलब कि हम 2 रेखाएं बना दे रहे हैं समांतर और आधार कोई एक ले रहे हैं ये, और कहें कि इन दोनों रेखाओं के बीच एक चतुर्भुज बना दीजिए, तो ये हो गया एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच की आकृति। अगर हम ऐसे बना ले रहे हैं चतुर्भुज ऐसे ये, तो एक ही आधार तो है लेकिन समान समांतर रेखाओं के बीच इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ होने चाहिए, दोनों रेखाओं पर होने चाहिए। तो 2 वर्टेक्स यहाँ पर 2 ठो वहाँ पर होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर इलिप्स के अंतर्गत आयत की बात करेंगे, दीर्घवृत्त के अंतर्गत हम आयत की बात करेंगे, तो ये जो दीर्घवृत्त होता है इसका 2 कंडीशन होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ऐसी आकृति बनती है, नहीं तो b ग्रेटर देन a होता है, मतलब कि b बड़ा होता है a छोटा होता है, ऐसी आकृति बनता है। तो कोई भी एक बना ले, नो प्रॉब्लम, चाहिए बना ले। तो हम समझाने के लिए ये वाला दीर्घवृत्त बना लिए। अब इसके अंतर्गत हमको क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो इसके अंतर्गत अगर हमको आयत बनाना है तो आयत की पॉसिबिलिटी हमको ऐसे सोच करके नहीं चलना है, ऐसे हमको सोच करके नहीं चलना है कि चलिए जब अंतर्गत की बात कर रहे थे यहीं पर आयत बना ले रहे हैं, ये ऐसा हमको बनाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें लेंगे तो इसमें आयत वो बन ही नहीं पाएगा जब इसके चारों शीर्ष कहाँ पर होंगे, 2 ठो इस पर होंगे और 2 ठो इस पर हो जाए और 2 ठो यहाँ पर कहीं कर ले, तो ये आयत बनेगा ही नहीं। क्योंकि आयत बनेगा तब, मैं बताता हूँ यहाँ पर देखें। तो इस कंडीशन में जब चारों शीर्ष उस दीर्घवृत्त पर होंगे तभी हम कहेंगे कि आयत तो उस दीर्घवृत्त के क्या है, अंतर्गत है। और अंतर्गत होने के लिए, चारों शीर्ष दीर्घवृत्त पर होने के लिए ये निश्चित है
ये 100% है क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है। और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट अगर इलिप्स पर होंगे तो ये निश्चित है कि जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर, जितनी डिस्टेंस ये। क्यों? क्योंकि ये रीजन इसका ये है, रीजन इसका ये है कि अगर हम कहीं पर भी अगर ऐसे बना ले रहे हैं, ये कहीं पर भी अगर ऐसे बना लेंगे कि चलिए भाई यहीं पर क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये ऐसे करके और हम क्या बना लेते हैं आयत, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ये भी हमारा सपोज कर लें कि ये 90 अंश का कोण है, ये भी क्या है 90 अंश का कोण है, और चूंकि ये सीधी लाइन ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, तो ये डिस्टेंस माने ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसा करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे कि जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर लिया जाएगा, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस इधर लिया जाएगा, अदरवाइज वो हमारा जो आयत है वो पॉसिबल होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। सब मिला जुला करके ये हम बता रहे हैं कि वो बनेगा ही नहीं। किसी भी प्रकार से सोचें कि बना ले तो नहीं बनेगा, तो ये हमारा आयत की कंडीशन हो जाएगी। अब उसके बाद ये तो इलिप्स है, ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स पर कोई एक पॉइंट हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं x, y। क्यों? क्योंकि इस पर x y तो स्थित है, एक्स वाई का पाथ ही तो ये होता है। तो अगर इसको हम एक्स वाई कह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो अगर ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई, और ये अगर एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स, यानी कि ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2y। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल दे रहे हैं, लिखेंगे, चूंकि इसका नाम कुछ लिख रहे हैं A B C D, चाहे PQRS लिख दे रहे हैं, चले लिख दे रहे हैं D, लिख दे रहे हैं कि चूंकि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, स्थित दीर्घवृत्त इतना पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, उसको हम लिख रहे हैं C और ये x, y। इसलिए आयत की भुजा AB की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x, तथा आयत की भुजा BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2y होगी। अब हमको क्या, किसके उच्चेष्ट निमिष की बात कर रहा है, उस आयत का, उस महत्तम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्षेत्रफल के ही उच्चेष्ट निमिष की बात करना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना आयत का क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा लिख रहे हैं। तो डेल्टा बराबर, डेल्टा माना आयत का क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा है, तब डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा, नहीं तो कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2y, 2x इंटू 2y, यानी कि हो जाएगा 4xy। ये हो गया कितना बराबर, डेल्टा बराबर 4xy। अब उसके बाद ये तो इसी का डिफरेंशिएशन हमको करना है, और ये दो वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल कैसे बदलें, तो देख पा रहे हैं कि एक्स वाई में एक ये भी रिलेशन है, तो यहाँ से वाई का मान निकाल करके इसमें रख दे रहे हैं। तो इसको हम कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 1। तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और वाई बराबर अगर निकालेंगे, वाई बराबर तो कितना आ जाएगा, बी अपान ए और अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा y बराबर, लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 2। 1 तथा 2 से कितना बराबर, डेल्टा बराबर आ जाएगा 4x और y का मान है b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल में हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो एक और तरीका है, समझने की बस बात है कि क्षेत्रफल तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव कोई नंबर होता है। तो अगर क्षेत्रफल के हम सपोज कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के जो है कि हमारे पास जो x के मान, इसको मतलब कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो सपोज कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास जो आया वो कुछ आया x1 x2 x3 कुछ आया, और उस पर हमारे पास जो क्षेत्रफल आ रहा है वो डेल्टा1 डेल्टा2 और डेल्टा3 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि यह क्या है, उच्चिष्ट है, और ये क्या है, इसको मैं मैक्स कह रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, मीन कह रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा भी है कि अगर यह मैक्स है और यह क्या है, मीन है, तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल जो निकालेंगे वो भी मैक्स ही रहेगा। मतलब कि इसका वर्गमूल निकाल दे, इसका वर्गमूल निकाल दे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यह 36 है, एक बात, यह 36 है और यह कितना है, 16 सपोज कर ले रहे हैं। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब वर्गमूल भी निकालने के बाद वो क्या आएगा, मैक्स ही रहेगा। अगर मैक्स है तो मैक्स ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे कहने का कुल मतलब ये है कि अगर y बराबर ये मालूम है और हमको y बराबर नहीं है, ये डेल्टा बराबर है, कहाँ गया, डेल्टा बराबर है 4, 1 मिनट, हाँ ये है ये। तो सब मिला जुलाकर हमारे पास ये जो डेल्टा है, अगर हमको उसके उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करनी है तो हम वर्ग भी अगर निकाल देंगे इसके, मतलब कि डेल्टा का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हम डेल्टा स्क्वायर को ही उच्चिष्ट निम्निष्ट निकाल रहे हैं। तो डेल्टा स्क्वायर अगर उच्चिष्ट होगा तो उसका वर्गमूल भी उच्चिष्ट होगा, डेल्टा स्क्वायर अगर निम्निष्ट होगा तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, निम्निष्ट होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर 36 उच्चिष्ट है तो उसका वर्गमूल भी क्या है, उच्चिष्ट है, क्योंकि ये उच्चिष्ट है, ये निम्निष्ट है, तो इसका वर्गमूल ये है, इसका वर्गमूल ये है, ये क्या है, निम्निष्ट है। तो हम डेल्टा का स्क्वायर को निकाल रहे हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट, और अगर डेल्टा स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तो डेल्टा भी उच्चिष्ट होगा, डेल्टा स्क्वायर अगर निम्निष्ट होगा तो डेल्टा भी निम्निष्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आसान करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करके निकाल दे रहे हैं। इसके दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो डेल्टा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा का स्क्वायर। और इस डेल्टा के स्क्वायर को हम कुछ अलग फंक्शन डिनोट कर दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, एस बराबर लिख दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए इस क्षेत्रफल को हम क्या लिख दे रहे हैं, एस बराबर। तो मतलब सब मिला जुला करके हम निकालेंगे कि एस उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, मतलब कि डेल्टा स्क्वायर वो उच्चिष्ट निम्निष्ट आएगा। तो जब डेल्टा स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तो डेल्टा भी उच्चिष्ट होगा, डेल्टा स्क्वायर निम्निष्ट होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, निम्निष्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी एस अपान डी एक्स, यहाँ पर डी एस अपान डी एक्स। और एस क्या है, डेल्टा का स्क्वायर है, तो अगर एस उच्चिष्ट निम्निष्ट होगा रहा है तो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर उच्चिष्ट निम्निष्ट हो रहा है, और डेल्टा स्क्वायर अगर होगा तो हम डेल्टा को भी कह लेंगे कि उच्चिष्ट। मगर अगर डेल्टा स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तो डेल्टा भी उच्चिष्ट होगा, और डेल्टा स्क्वायर अगर निम्निष्ट होगा तो डेल्टा भी निम्निष्ट होगा। अभी एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 16 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ए स्क्वायर एक्स और माइनस 4 एक्स का क्यूब। अब फॉर मैक्स और मीन, थोड़ा सा इधर का मैं मिटा लूं, तो यहाँ पर फॉर मैक्स और मीन के लिए हम क्या कर दें, डी एस लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, डी एस अपान डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइड 16 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो 0 के बराबर होगा ही नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, दिस इम्प्लाइड 2 भी खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर और 9 तो कॉमन, जो कॉमन बन रहा है उसको कॉमन कर ले रहे हैं, तो
और x कॉमन कर दे रहे हैं, 2x कॉमन। तो 2x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो a स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक तो x का मान 0 आ जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 0 होगी जो पॉसिबल ही नहीं, तो उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा x बराबर a अपान अंडर रूट 2। प्लस माइनस में होगा लेकिन x कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो x का बस एक ही पॉसिबल मान आ रहा है। अब उसके बाद चाहें तो जो है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक बार और इसको डिफरेंशिएशन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और डिफरेंशिएशन उसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा d2s अपान dx स्क्वायर बराबर ये तो 16b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 4 3 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब उसका देख ले रहे हैं d2s अपान dx स्क्वायर एट x बराबर a अपान अंडर रूट 2 पर ये कैसा दे रहा है रिजल्ट। तो हो जाएगा 16b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12, और x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बटे में 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 छके 12, तो इसका मतलब 2a स्क्वायर में से 6 स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर, इसका मतलब निगेटिव आ गया। और निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा ये निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब कि हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे s का, तो लिख देंगे इसलिए s किस पर x बराबर a अपान अंडर रूट 2 पर क्या है उच्चिष्ट है, अर्थात s उच्चिष्ट का मतलब क्या हो गया, s उच्चिष्ट का मतलब कि हम s डेल्टा जो है स्क्वायर उसी को हम क्या कहते हैं s कहते थे, तो अर्थात डेल्टा स्क्वायर क्या है उच्चिष्ट है। कितना पर डेल्टा स्क्वायर x बराबर a अपान अंडर रूट 2 पर उच्चिष्ट है। इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए अगर डेल्टा स्क्वायर उच्चिष्ट है तो डेल्टा भी क्या होगा उच्चिष्ट होगा। और एग्जांपल से मैं बताया हूं कि डेल्टा स्क्वायर अगर उच्चिष्ट है तो डेल्टा कैसे उच्चिष्ट होगा, एग्जांपल से मैं समझाऊं तो इसलिए लिख देंगे लास्ट में, इसलिए डेल्टा x बराबर कितना पर a अपान अंडर रूट 2 पर उच्चिष्ट है। और डेल्टा है क्या, क्षेत्रफल तो है आयत का, और आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट आ ही गया, महत्तम आ ही गया, लेकिन हमको कह रहा है कि उसका महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात भी कीजिए, तो लिख देंगे इसलिए डेल्टा का उच्चिष्ट मान अभी ये जो डेल्टा लिखे थे वो लिखे थे 4xy, क्या लिखे थे 4xy लिखे थे, और एक रिजल्ट हमारे पास था यहाँ पर ये 4xy, अच्छा 4xy को मैं निकाला हूँ, यहाँ पर है ये डेल्टा है, ये 4xy को छोड़ें यही है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू रख ले रहा हूँ, यही ना है देखने डेल्टा का मान, तो ये 4x और x का मान है a अपान अंडर रूट 2 और ये है इंटू b अपान a और अंडर रूट a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बटे में 2, बस सॉल्व कर दें इसको, तो ये हो जाएगा कैंसल, तो 4b अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ये a अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2ab। तो आ रहा है जो ये हमारा इलिप्स है उसके अंतर्गत महत्तम जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल 2ab, आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई लिख देंगे चाहेंगे तो। चलिए देख लेते हैं, अगला सवाल है चौथा, बिंदु 0, c से परवलय y बराबर x स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां जो c का मान है वो 0 से 5 के बीच में है और c का मान 0 और 5 भी लिया जा सकता है। तो इसकी मीनिंग तो मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पैराबोला जो y बराबर x स्क्वायर होता है उसका ग्राफ तो यही होता है,
ये इसका ग्राफ होता है, ये पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ होता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जो c का मान है वो 0 से 5 के बीच में कहीं पर है। तो 0 से 5 के बीच में अगर c का मान होगा तो देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है। अच्छा, यहाँ पर जो है कि कोऑर्डिनेट 0 से 5 में बीच का मतलब कि ये हमेशा जो पॉइंट हमारा होगा वो कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पर होगा और कहीं ना कहीं हमारा यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, c। 0 से 5 के बीच में अगर कह रहा है, ये c को 0 से 5 के बीच में अगर कह रहा है तो 0 से 5 के बीच का मतलब कि यहाँ पर 0 0, यहाँ पर क्या मिलेगा 0 0, फिर उसके बाद अब 0 1 0 2 0 3 कुछ भी होगा, माने ये जो है 0, c कहीं यहीं पर आएगा, क्योंकि वो जो है कि इधर कहीं हो नहीं सकता, इधर कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि उसका x निर्देशांक 0 है तो हमेशा कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा। और यहाँ पर कंडीशन दे भी दिया है कि c का जो मान है 0 से 5 के बीच में तो कहीं इसी पर ये होने वाला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बिंदु इतना से परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका इक्वेशन है y बराबर कितना एक्स स्क्वायर, तो इस पर किसी भी पॉइंट का अगर निर्देशांक लेना चाहेंगे तो x, y लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो x, y उसी का तो बिंदु पथ y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो ये न्यूनतम डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये कि मतलब कि ये पॉइंट कहाँ हो जाए, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है उस पर कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा तब ये न्यूनतम होगा कि यहाँ होगा तब ये न्यूनतम होगा, तो हमको वो न्यूनतम डिस्टेंस बतानी है। ये क्या होना चाहिए, डिस्टेंस न्यूनतम होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को अगर हम लिख दे रहे हैं, सपोज कर लें इसको p लिख दे रहे हैं और इसको सपोज कर लीजिए कि हम क्या लिख दे रहा हूँ, a लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कितना लिख दे रहा हूँ, a। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करना है। तो न्यूनतम डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब कि पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे AP बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन कि चूंकि परवलय y स्क्वायर बराबर कितना है, x स्क्वायर बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर पर, चूंकि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, y है। और ये इस पॉइंट को मैं क्या लिख दिया हूँ, P। अब लिख देंगे कि अब ये A 0, C तथा P x, y के बीच की दूरी क्या लिख रहे हैं कि माना इतना के बीच की दूरी को चले डिस्टेंस है d से डिनोट कर दे रहे हैं, d है। तब d बराबर कितना हो जाएगा, अंडर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। टू वेरिएबल है यहाँ पर, x और y दोनों ही क्या है, वेरिएबल हैं। c तो कांस्टेंट है हमारा, क्योंकि c का जो मान है वो 0 से 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ली जा सकती है कहीं पर भी, तो उसको हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। वेरिएबल हमारा कौन है, x और y है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है तो वन वेरिएबल में करने की इसको जरूरत पड़ेगी। तो वन वेरिएबल में करने के लिए क्या है, प्रोसेस कर लें यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे चूंकि y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान y रख लेंगे तो वन वेरिएबल में हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2, 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के जब y रख लेंगे तो हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट y और प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। अब उसके बाद फिर एक बार और चाहे तो ऐसे किया जा सकता है, d क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो d स्क्वायर को भी अगर हम निकाल देते हैं, कि ये d स्क्वायर अगर उच्चिष्ट है तो d उच्चिष्ट होगा, d स्क्वायर अगर निम्निष्ट है तो d भी क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डी स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि y का दो मान आया y1
और y2। ठीक है, y1 पर सपोज कर लीजिए कि हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आया d1 और मिनिमम डिस्टेंस आ गया, ये क्या है, मैक्स है, ये मैक्स है और ये क्या है, मिन है। डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि कितना आ गया, सपोज कर लीजिए कि आ गया 36 मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया, सपोज कर लीजिए मैं ले रहा हूँ 9, ये ले रहा हूँ। तो अब उसके बाद इसका वर्गमूल भी अगर निकालेंगे तो भी ये डिस्टेंस अधिक ही रहेगा, मैक्स ही रहेगा। देख लें, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, तो वर्गमूल भी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो हाँ उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट ही रहेगा, निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ ही रहेगा। तो इसलिए हम वर्ग का निकाल रहे हैं कि वर्ग उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। अगर वर्ग उच्चिष्ट होगा तो उसका वर्गमूल भी उच्चिष्ट ही होगा, मतलब कि डी स्क्वायर अगर उच्चिष्ट होगा तो डी भी उच्चिष्ट होगा, अगर डी स्क्वायर निम्निष्ठ होगा तो डी भी निम्निष्ठ होगा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्ग करके करड़ी को हटा करके डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान लग रहा है, इसलिए मैं वर्ग करके करड़ी को हटा लिया। अब उसके बाद इसको कुछ नाम दे रहे हैं, इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर P इसको मान ले रहा हूँ, ये लेट किया हूँ मैं P। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दें y के सापेक्ष में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा dp अपान dy इक्वल टू y का तो 1 और ये जाएगा 2 टाइम्स y माइनस सी, और फिर यहाँ पर y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस सी का तो 1 हो जाएगा। अब उच्चिष्ट थोड़ा सा इसको चालू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना के, चलें उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दें, d2p अपान dy का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये कितना हो जाएगा 2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और इसका 0, तो आ रहा है कितना 2। अब उसके बाद देख ले रहे हैं कि उच्चिष्ट, अब तो कुछ भी करेंगे y का कुछ भी मान आएगा तो ये क्या आ रहा है, पाई2 का मतलब कि निम्निष्ठ ही आने वाला है। तो कर लेते हैं एक बार, फॉर मैक्स आर मीन, तो ये हो जाएगा dp अपान dy बराबर 0, तो यहाँ से आएगा हमारा कितना आएगा 2y माइनस सी बराबर -1, तो हो जाएगा यहाँ पर y बराबर -1/2 प्लस सी आएगा, y बराबर -1/2 प्लस सी। अब उसके बाद y का तो मान आ गया, हमारा y का तो मान आ गया, लेकिन निकालना क्या है, ये देख लें, बिंदु इतना से परवलय इतना की न्यूनतम दूरी, हमको ये जो डिस्टेंस लिखे हैं ये क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए डिस्टेंस यहाँ पर लिखे हैं ये वाला, ये मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम अगर होना चाहिए तो y का मान माने मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y का मान इसमें रख देंगे ये, तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि ये तो p निकाले हैं, तो इसका मतलब p क्या है, यहाँ पर जो निकालेंगे ये लिख देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इधर का इरेज कर लूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ ये d2p अपान dy का स्क्वायर एट y बराबर कितना पर -1/2 प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और 2 क्या ग्रेटर देन 0, इसलिए p किस पर, y बराबर -1/2 प्लस सी पर उच्चिष्ट है। अब उसके बाद उच्चिष्ट है, इसलिए अगर P उच्चिष्ट है तो P किसके बराबर माना गया था, P जो हम माने थे वो किसके बराबर माने थे, मैं ये देख ले रहा हूँ, D को माने थे, D स्क्वायर को। तो इसलिए D स्क्वायर क्या है, y बराबर -1/2 प्लस सी पर क्या होगा, उच्चिष्ट है। इसलिए जब D स्क्वायर उच्चिष्ट है तो D भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो D y बराबर -1/2 प्लस सी पर उच्चिष्ट है। तो अब जब D उच्चिष्ट हो गया इतना पर, तो उच्चिष्ट मान निकालने, इसलिए D मैक्स मतलब D का उच्चिष्ट मान निकाल दे रहे हैं। तो उच्चिष्ट मान ये आया था अंडर रूट में आया था y प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर। y की वैल्यू पुट कर दें तो y का मान है कितना, -1/2 प्लस सी है, और ये कितना है प्लस, यहाँ पर लिख देंगे y का मान
-1/2 प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा -c का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, यानी अंडर रूट ये -1/2 और प्लस c, और ये हो जाएगा +1/4। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ये तो 4 हो जाएगा बटे में, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस ये हो जाएगा 4c और ये हो जाएगा +1। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें, हम इधर का इरेज कर दे रहे हैं, इधर का इरेज कर लें तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 4c - 1, ये हो जाएगा 4c - 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा d मैक्स, मतलब d का उच्चिष्ट मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये जो कंडीशन दिया है वो उसको देख लेते हैं। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको हम देख लें तो ये क्या होगा, ये अंडर रूट मतलब कि d मैक्स डिफाइंड तभी होगा जब 4c माइनस जो 1 है, -1 है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4c - 1 अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तभी d मैक्स डिफाइंड होगा, क्योंकि करने में ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा c ग्रेटर देन 1/4। तो जो ये कंडीशन दिया हुआ है ये इसको देना चाहिए था, यहाँ पर c का जो मान होगा वह कितना होगा, 1/4 से ज़्यादा ही लेना है, और ज़्यादा कितना लेना है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इसको देना चाहिए था कि जो c है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4, ये चाहिए था उसको ये देना चाहिए था कि c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4, क्योंकि c का मान अगर 1/4 से कम ले रहे हैं, 1/8 ले लेंगे तो 1/8 क्या हो जाएगा, 1/4 से कम ही होगा ना, 1/4 से 1/8 क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पर 1/8 रखेंगे तो क्या आएगा, करने में ऋणात्मक आएगा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ, ये भले ही जो है कि ठीक उसको कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उधर कितना भी हो सकता है। c का मान तो क्या है, ग्रेटर देन 1/4, तो 1/4 से कितना भी ज़्यादा ले लें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 0 से कर रहा है कि 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। 0 से ज़्यादा तो 1/8 होगा, तो 1/8 पर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये c का मान क्या होना चाहिए, 1/4 से ज़्यादा कुछ होना चाहिए, तो भी तो इधर ही पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। तो वो थोड़ा सा कंडीशन वो गलत दिया हुआ है, उसको सुधार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर, मतलब कि ये एक वक्र है, इसी के अनुदिश जो दिया गया वक्र है उसी पर प्रदत्त वक्र पर उड़ रहा है। बिंदु 37 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात की। समझते हैं पहले सवाल को, पहले इस पैराबोला को देखते हैं। ये पैराबोला जो है हमारा क्या है, y बराबर x² + 7। थोड़ा सा इसको अगर सही से करें तो हो जाएगा x² बराबर y - 7। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x - 0 का होल स्क्वायर बराबर y - कितना हो जाएगा 7। तो कहीं ये जो पॉइंट हमारा होगा ये 0,7 ये, और y एक्सिस की पार्ट, ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसके ग्राफ। इसी पर कहीं इसी पाथ पर कहीं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इसी पथ पर, क्योंकि यही जो है हमारा कौन है, ये y बराबर x² + कितना 7। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि एक ये बिंदु है, यही पॉइंट से एक सैनिक जो है कि हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाह रहा है। अब वो हेलीकॉप्टर कहाँ पर है, इसी पाथ पर कहीं ना कहीं है। चलिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर है, वो तो निकालेंगे तो पता चलेगा न्यूनतम डिस्टेंस, क्योंकि ये तो पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट जो हमारा है ये वाला 37 वो तो फिक्स है। ये सपोज कर लीजिए कि क्या है, x का मान 3 y का मान 7, कहीं यहाँ पर है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है कहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3,7। ये तो चलिए थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, तो ये 3,7, ये तो पॉइंट फिक्स है। और यहीं से हेलीकॉप्टर कहीं इसी पाथ पर उड़ रहा है, उसको गोली मारना चाह रहा है। लेकिन वो कब गोली चलाता है, जब यहाँ से उस हेलीकॉप्टर की डिस्टेंस क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। जैसे यहाँ पर होगा तो यहाँ से ये पॉइंट डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर होगा तो ज़्यादा होगा। तो कुछ जो है कि न्यूनतम दूरी पर जब आता है तो तुरंत क्या मारता है, गोली मारता है सैनिक। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट इस वक्र पर स्थित है, x, y लिया जा सकता है,
क्योंकि किसी भी वक्र का इक्वेशन उस पर वेरिएबल पॉइंट तो एक्स वाई होता ही है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए और यहाँ पर लिख रहे हैं हम, सपोज कर लीजिए इसको क्या लिख दूँ, पी। तो ये डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालें क्योंकि उसी का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी पर जब आता है तभी गोली चलाता है। तो डिस्टेंस न्यूनतम करने के लिए उसी का डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए और हाँ ये भी कन्फर्म है कि जो पॉइंट ये है ना वो पैराबोला के भीतर नहीं होगा, कहीं बाहर ही होगा। कैसे, हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हुए हैं रेखा वाले चैप्टर में। ये पॉइंट 0 0 क्या करना है, इसमें रख लेना, वाई चले इधर कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 7, ये बराबर कितना, 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7। अब इसमें क्या करते हैं, 0 0 रखेंगे, तो 0 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या कर लो, 0 0 का मतलब ये पॉइंट रख लिए हैं, तो ये पॉइंट रख लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 3 7 भी रख ले रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन का आ जाएगा, ये पॉइंट भी रखने पर कोई धनात्मक चिन्ह, तो इसका मतलब 0 0 और ये पॉइंट दोनों एक ही होंगे, अदरवाइज विपरीत हो जाएंगे जब ये 7 और वो कुछ निगेटिव आ जाएगा। तो देख लेते हैं उसको 3 7 रख करके, 3 3 के 9 और ये हो जाएगा -7 और ये +7, ये इससे कटेगा तो बराबर 9। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब कि दोनों पॉइंट ये जो है ये इस तल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट ये वाला है, एक अंदर वाला पार्ट है, तो दोनों पार्ट कहाँ होंगे, इधर ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन के आए हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। अब देखते हैं आगे, तो ये डिस्टेंस निकाल दें। तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर AP, तो AP बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो 2 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में करना पड़ेगा हमको। इसको d से डिनोट कर दें डिस्टेंस को। 1 वेरिएबल में करने के लिए देखें यहाँ पर जो x स्क्वायर का मान है, चाहे y का जो मान है वही रख सकते हैं। y का मान रख देंगे x स्क्वायर प्लस 7 तो ही सही रहेगा, क्योंकि वो नहीं तो करड़ी बन जाएगी। चलिए इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख लिया जाए, इसको लिख लेते हैं ऐसे, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y के स्थान पर कितना लिख दें, x स्क्वायर प्लस 7 और -7 तो पहले से है, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस x पर पावर कितना हो जाएगा, 4। फिर एक बार देखना, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस एक पॉजिटिव संख्या होती ही है, तो हम दोनों पक्षों का वर्क कर दे रहे हैं, d स्क्वायर और d स्क्वायर को उच्च निविष्ट निकाल देंगे तो d खुद अपने आप हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x पर पावर 4। अब उसके बाद इस डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कुछ दूसरा मान s मान लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ds अपान dx इक्वल टू ये 2x - 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x का क्यूब। एक बार और कर दें, सेकेंड डेरिवेटिव से निकाल लिया जाए, बराबर ये हो जाएगा कितना के 2, इसका 1 हो जाएगा तो इसलिए, और ये हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर। उच्चिष्ट निमिष के लिए इसको क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें। तो ds अपान dx बराबर 0 इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा 2x - 3 और प्लस 4x का क्यूब बराबर कितना के, 0 के। अब चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को तो ख़त्म कर लेंगे, तो यहाँ से आने वाला है, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा x - 3, ये x - 3 और प्लस 2x का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 2x का क्यूब बराबर कितना, 0। इसका फैक्टर करना पड़ेगा, 2x का क्यूब प्लस x माइनस कितना आ गया, 3। अब इसको फैक्टर कर ले रहे हैं, देख रहे हैं कि x के किस मान पर ये 0 हो रहा है। तो एक अगर x का मान हम 0 रख लेंगे तो 0 पर तो होगा नहीं, अगर 1 रख लेंगे तो हो जाएगा। देखें यहाँ पर x बराबर 1 अगर रख लेंगे तो ये 2 और 1 3, तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1 पर तो हो जा रहा है, तो ये x - 1, x - 1, x - 1, x - 1 फैक्टर इसका कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2x क्यूब चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 2x क्यूब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर वाला पोर्शन है नहीं, तो माइनस यहाँ पर हमको 2x चाहिए, जिससे कि वह क्या हो जाए, ख़त्म। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और x कितना है,
1 है, तो यहाँ से अगर हमको -1 से अगर गुणा कर देंगे हम, फिर से एक बार मैं देख ले रहा हूँ, x का मान 1 रख जा रहा है ना, तो x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 0 हो जाएगा, और x -1 3 बार अगर लिख लेंगे तो ये 2x² और ये हो जाएगा -2x², ये 2x³ -2x², लेकिन स्क्वायर वाला पोर्शन है नहीं, तो यहाँ से हमको प्लस चाहिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ, तब नहीं ख़त्म होगा, तो यहाँ से मिलेगा हमको -2x मिलेगा, और माइनस अगर 2x मिल रहा है, x अगर एगो हमको चाहिए, तो यहाँ पर प्लस हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 से करना पड़ेगा ना, तब ना 3x और -2x बराबर x आएगा, ठीक है, तो ये -3, ठीक है। अब इसके बाद ये बराबर कितना है 0, इसमें से x -1 को कॉमन कर लें, तो कॉमन करें तो हो जाएगा 2x² और ये प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर 0। डी का मान ये याद किए रहें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, √x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा x⁴ मिटा लेते हैं अब इसको, तो देख लेते हैं कि x का और कोई मान आ रहा है, तो यहाँ पर 3 दूना के 6 जोड़ करके ये तो नहीं हमको लग रहा है कि आएगा, तो x पर कितना आ रहा है, बस 1 तो आ रहा है, क्योंकि देख लें यहाँ पर b² - 4 इसे निकाल दें तो b² ये -4ac, ये निगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब कि इसका मूल काल्पनिक होगा, तो उसका काम खत्म हो गया, तो x बराबर 1 आ रहा है, और 1 पर देख ले रहे हैं ये क्या आ रहा है, ये जो निकाले हैं ये, तो ये निकाल देंगे d2, इसलिए d2s/dx² एट x बराबर कितना पर 1 पर, तो 1 रखेंगे तो 12 × 2 14 हो जाएगा, ये 14, और 14 क्या है, >0, इसका मतलब कि निम्नलिखित है किस पर, x बराबर 1 पर, कौन, s, और s क्या है, s d का स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि d² निम्नलिखित है, इसका मतलब कि d निम्नलिखित है, अगर d निम्नलिखित है तो d का निम्नलिखित मान निकाल दे रहे हैं, तो लिख देंगे इसलिए d मीन कितना हो जाएगा, d मीन बराबर √x का मान कितना है 1, तो यहाँ से रखेंगे तो 1 3 -1 तो 2 दूना के 4, और यहाँ पर हो जाएगा +1 यानी कि करड़ी में 5, तो न्यूनतम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, करड़ी में 5 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि शीर्ष कोण 2θ वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए त्रिज्या वाले एक किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित है। तो अंतर्गत की जब कभी भी बात आएगी तो ये अगर हम वृत्त लेते हैं ये, तो इसके अगर अंतर्गत त्रिभुज की बात करेंगे तो हमेशा उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष कहाँ पर होंगे, वृत्त पर होंगे। अंतर्गत की यही मीनिंग होती है। और समद्विबाहु है तो मैं बताता हूँ अभी, अगर समद्विबाहु है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज जो है ए त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम, माने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई हमको उच्चतम निम्नतम बताना है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वो बताना है कि थीटा बराबर π/6 पर वो उच्चतम है। तो चले हम इसको लिख दे रहे हैं ए, इसको बी और इसको क्या लिख रहे हैं सी। तो ये तो जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज अगर समद्विबाहु बना ले रहे हैं, ये मतलब ये इसके बराबर है, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब समद्विभाजक होगा। मतलब कि परपेंडिकुलर डालेंगे तो दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी सब मिला जुला करके यहाँ से हम इस पर क्या कर दे रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी हमारा। अब उसके बाद जानते हैं कि ये तो वृत्त की क्या है, जीवा, और जीवा का ये लंब समद्विभाजक है क्योंकि ये तो इसके क्या है, बराबर है। और लंब समद्विभाजक है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं इसी पर स्थित होगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये हो जाएगा सेंटर। अब ये इसकी रेडियस कितना दे रखा है, वो ए दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा ए, ये भी कितना है ए, और इसकी भी अगर बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा ए। जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज कर लेंगे, तो इसका नाम लिख दे रहे हैं ए। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है अगर हमको, तो किसी तरह से ये हाइट निकाल दे रहे हैं और ये बेस निकाल दे रहे हैं, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज जो है ए त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंतर्गत, ये शीर्ष कोण इसका कितना है 2θ, शीर्ष कोण 2θ वाला एक समद्विबाहु, ये 2θ है, ये जो एंगल है 2θ है। तो जब ये एंगल 2θ है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा ये 2θ,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये अगर बात करेंगे 2 थीटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 थीटा। एक मिनट, इससे ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा होगा भाई, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, शीर्ष कोण 2 थीटा वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये हो जाएगा कितना 2 थीटा, तो आधा कितना हो जाएगा थीटा, आधा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा भाई, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो रही है, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये और ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये 22 कोण है तो 22 कोण जो होता है दोनों एंगलों के योगफल के बराबर, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं और इस ए में जोड़ देंगे तो सी डी निकल जाएगा, और ए भी तो हमारा निकल जाएगा इसी ट्राइंगल से, क्योंकि इसी से भी निकाल देंगे तो भी हो जाएगा हमारा ये वाला, ये निकाल देंगे तो इसका दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब लेते हैं हम सॉल्यूशन लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन ले लो, चलो इसी को ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज किस में, BDE में, ये हो जाएगा BDE में। ये एंगल मालूम है हमको, ये एंगल मालूम है और हम निकालना चाह रहे हैं ये और ये, तो इसके लिए ये साइड मालूम है, ये तो कर्ण है, तो क्या साइन थीटा कास थीटा दोनों लिख दे रहे हैं मैं, साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि BD, और बटे में कितना हो जाएगा ए, तो दिस इंप्लाइड, यहाँ से BD का मान निकाल दें तो BD बराबर हो जाएगा A साइन 2 थीटा, BD का मान आ गया, लिख देंगे दिस इंप्लाइड 2BD मतलब कि AB लिख देंगे, इसलिए क्या AB बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स BD के, और BD का मान तो रख दे रहे हैं A साइन 2 थीटा, तो AB का मान निकल गया। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे cos 2 थीटा लिख देंगे, तो cos 2 थीटा बराबर आधार बटे में कौन हो जाएगा, यानी कि DE और बटे में A, तो दिस इंप्लाइड यहाँ से DE बराबर हो जाएगा A cos 2 थीटा, D निकल गया तो इसलिए CD बराबर हो जाएगा हमारा CE आप प्लस कितना के ED के, इक्वल टू CE की वैल्यू कितना है A, और ED का मान हमारा है A cos 2 थीटा। अब उसके बाद लिख देंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को चलिए हम डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट कर दें, डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे आधार है AB और गुणे ऊंचाई कितना है CD है, तो ये हो जाएगा 1/2, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कहीं निकाले होंगे, ये है 2A साइन 2 थीटा, और CD का मान निकाले होंगे, ये है A प्लस A cos 2 थीटा। बस इसी को अब डिफ्रेंशिएट करना है तो इसे कट जाएगा, इसी को बस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ना, तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर बाहर हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और साइन 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा और ये cos 2 थीटा को हम लिख देंगे कितना 1/2 साइन 4 थीटा। क्या किए हैं, साइन 2 थीटा cos 2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, जिसको लिख देंगे कि साइन 4 थीटा। अब उसके बाद उच्चिष्ट एलिमेंट्स के लिए हमको सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन करें, मिटाएंगे आप इतना जो मैं माना हूं, क्योंकि हमको बस त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम है हमको ये दिखाना है, और वो भी कितना पर थीटा बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन है हमारा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यही है ना, तो इसी की हमको बात करने की जरूरत इसी की हमको पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी सब क्या उच्चतम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है निकाल देंगे, और सेकंड डेरिवेटिव भी से कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, तो उच्चिष्ट या निमिष्ट पता चल जाएगा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे। तो एक तरफ से मिटा लेता हूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या लिख देंगे डी डेल्टा और अपान किसके सापेक्ष कर दें थीटा, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है यहाँ पर थीटा ही क्या है वेरिएबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी डेल्टा अपान डी थीटा इक्वल टू थीटा ही वेरिएबल है ना,
ठीक। हाँ, थीटा के बारे में जानकारी नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान निकालना भी है तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, ये ए स्क्वायर और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कास 2 थीटा और इंटू 2 प्लस 1/2 साइन 4 थीटा का कास 4 थीटा और इंटू कितना हो जाएगा 4 के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंटू 4। सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये 2 कास 2 थीटा और प्लस ये 2 कास 4 थीटा हो जाएगा 2 कास 4 थीटा। चाहे तो एक बार और करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उच्चिष्ट अनियमित के लिए उच्चिष्ट अनियमित के लिए ये हो जाएगा डी डेल्टा अपन डी थीटा बराबर कितना 0। तो हम कर लेते हैं इसको 0 के बराबर, तो इसको कर ले रहे हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर और इसमें चाहे तो 2 को बाहर कर लें, 2 को बाहर कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, ये कुछ गलत नहीं ना हुआ है, देख लीजिएगा एक बार भाई, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, चलें ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 को बाहर कर ले रहे हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा कास 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा कास कितना के 4 थीटा के बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो ख़त्म कर लिया जाए इसको, तो ये आ जाएगा कास 2 थीटा प्लस कास 4 थीटा बराबर कितना 0। थीटा का मान निकालना है तो चलें इसको कास 4 थीटा को हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, आई इक्वल टू माइनस कास 2 थीटा कर दे रहे हैं इसको लिख देंगे 180 प्लस थीटा कर देंगे तो भी चलेगा, 180 माइनस थीटा कर देंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा कास पाई माइनस 2 थीटा कर दे रहे हैं, प्लस भी करके हम देख लेंगे दोनों पर, अगर 2 मान आएगा दोनों भी हम दिखा देंगे। तो यहाँ से कास को हटा लेना। वैसे तो इन जनरल हटाने का रूल जो है कि वही होता है, फार्मूला जो हम लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला वही लिखा जाता है। तो यहाँ से वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि हमको ये जो थीटा का मान है 2 थीटा का जो मान है वो 180 के बराबर या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो 2 थीटा का मान है, क्योंकि त्रिभुज का कोण है ना वो, तो कभी भी 180 के बराबर और 180 से वो ज़्यादा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कम ही रहेगा, जितना भी कम रहे, बस इसी को ध्यान देना है। तो चलें ये क्या हो जाएगा, कास से कास को अगर हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 थीटा बराबर ये हो जाएगा पाई और माइनस कितना हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6 थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 6 के। अच्छा, अगर चाहते तो इसको अगर प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, प्लस तो कितना हो गया होता, ये 4 थीटा इक्वल टू कितना पाई और प्लस यहाँ पर 2 थीटा हो गया होता। तो इधर जब इसको लाते हैं हम तो ये कितना हो जाता हमारा 2 थीटा बराबर पाई के, तो थीटा बराबर कितना आ जाता पाई बाई 2 आ जाता, और थीटा का मान पाई बाई 2, तो यहाँ पर 2 थीटा कितना हो जाएगा 180, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बस एक ही थीटा का मान आएगा, वो थीटा का मान वही दिखाना है हमको, उतना ही लाना है। लेकिन हमको एक चीज और दिखाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है उच्चतम। तो अगर ऑप्शनल कहीं आता है तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे कि थीटा बराबर पाई बाई 6 पर क्या होगा, ये जो क्षेत्रफल है उच्चिष्ट होगा, क्योंकि ये कहीं बस वैल्यू ही आ रहा है, कोई दूसरा आ ही नहीं रहा है, तो उच्चिष्ट अगर कर रहा है तो उच्चिष्ट ही होगा। ठीक है, तो देख भी ले रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव में रख करके, सेकेंड डेरिवेटिव में रख लें और चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा ये क्या है टीसन से ज़्यादा कोई वैल्यू 45 लेकर के इसमें रख करके देख ले रहे हैं, और उससे टीसन से कम कोई वैल्यू लेकर के देख ले रहे हैं, और नहीं तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये d2 डेल्टा अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो छोड़ें और इसमें से 2 को बाहर कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा कास 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और इंटू 2, और फिर ये भी क्या हो जाएगा कास 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब इसमें हम रख करके देख ले रहे हैं d2 डेल्टा अपॉन डी थीटा का स्क्वायर कितना पर रख देंगे एट थीटा बराबर पाई बाई 6, मतलब 30 अंश पर। तो यहाँ पर रखेंगे
यहाँ पर तो ये 2a का स्क्वायर और माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर ले रहे हैं ये वाला, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जब 30 रखेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा और साइन 60 कौन करनी में 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा करनी में 3 क्योंकि 2 से 2 1 कट जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर रखेंगे कितना 30, तो 30 चौके 120, तो 120 अंश का मान भी करने में 3/2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2√3 के, तो प्लस 2√3 क्यों, क्योंकि ये 4 है और नीचे 2 कट जाएगा। तो देख पा रहे हैं निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, उच्चिष्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लास्ट में थीटा बराबर π/6 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उच्चतम है जब थीटा बराबर π/6, तो लास्ट में ले देंगे अतः थीटा बराबर π/6 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन थे जिसमें से कि ये 7वां क्वेश्चन है, और आज के लेक्चर में बस इतना ही 7 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे, क्योंकि 7 के क्वेश्चन जो है कि और इसमें बढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे बाकी के 7 क्वेश्चंस को। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सॉल्यूशन क्या है, माना बिंदु ए और बी पर क्रमशः AP तथा BQ 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट है यहाँ पर A और एक पॉइंट है क्या B, और इस पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, कौन कौन, AP और BQ। AP की लेंथ 16 है और BQ 22 है, तो इसका मतलब कि कहीं ये AP है और ये क्या है, BQ है, ये BQ है, क्योंकि ये 16 छोटा होगा और ये 22 है तो बड़ा होगा। मीटर है, मीटर ठीक, और AB 20 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। आगे 20 मीटर हो तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर निम्नतम हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं ये R, तो लिख रहे हैं यहाँ पर लेट, माना जो AR है, ये AR वो बराबर कितना है, x मीटर है। ये अगर x मीटर मान लेंगे, ये x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 - x हो जाएगा। अब हमको ये जो डिस्टेंस हमारा है ये P है, तो PR का स्क्वायर, देखिए PR का स्क्वायर माने RP का स्क्वायर, ये RP का स्क्वायर, ये हमारी बात को समझिए, डिस्टेंस है ये RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर, तो RP का स्क्वायर प्लस RQ के स्क्वायर कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात वो कर रहा है, तो इसका मतलब उसको हमको मानना पड़ेगा ये। तथा एक चीज और मैं मान दे रहा हूँ कि ये योग है ना, चलिए इसको S बराबर लिख दे रहे हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है, RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर बराबर S, तथा मान ले रहे हैं कि इतना बराबर x, तथा माना S बराबर ये लिखेंगे। नाउ अब जो S बराबर है वो है RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, वैल्यू रख दे रहे हैं RP का स्क्वायर का मतलब कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर प्लस इस RQ का स्क्वायर बराबर ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर और प्लस 20 - x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें अगर हम, तो 16 में आ जाएगा 256 प्लस 22 वैसे हम 484 ये हो जाएगा, और प्लस ये x स्क्वायर है और प्लस 20 - x का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो 6 4 10, ये 6 4 10 और 8 5 13 14 और 4 1 5 2 7 और प्लस x स्क्वायर प्लस 20 - x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट इसका करना पड़ेगा क्योंकि इसी के उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा है, तो लिख देंगे इसलिए ds/dx, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 20 - x और 20 - x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2 20 - x। ना हो तो एक बार और डिफरेंशिएशन इसका कर लेते हैं, तो d2 नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, कई बार से काम चल जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
2 to 4x हो जाएगा ये, और -40 -40। अब लिख देंगे यहाँ पर क्या ds/dx बराबर 0, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 के बराबर इसको कर दें, क्योंकि 0 ही बस होगा और कुछ तो होगा नहीं। तो 4x - 40 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब नंबर लाइन पे यहाँ पर 10 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख दें और देख लेते हैं कि 10 से अगर ज़्यादा हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैंने 11 ली, तो 11 चौक 44, 44 में से जाएगा तो पाई हो जाएगा, तो यानी कि ds और अपान जो dx होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और 10 से कम 9 ले, 9 चौके 36 निगेटिव हो जाएगा। तो ds अपान dx ये क्या हो जाएगा, तो निगेटिव टू पाई का मतलब निम्निष्ठ हो रहा है, तो देख लें निम्निष्ठ दिखाना भी होगा हमको। देखें यहाँ पर ये निम्निष्ठ हमको दिखाना भी है, यही ना ऐसा है दोनों का योगफल। तो लिख देंगे अतः क्या, अतः यस निम्निष्ठ है, यहाँ पर निम्नतम है, निम्नतम है। अगर निम्नतम है तो क्या बताना है हमको, ऐसा बिंदु R बस बताना है। तो R क्या हो जाएगा, R का जो होगा A से डिस्टेंस, मतलब कि ये जो स्तंभ है AP से डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, AP से जो डिस्टेंस हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जो BQ से डिस्टेंस हो जाएगा वो भी 10 ही होगा। देखिए ना, माना बिंदु A और B पर क्रमशः AP BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ इतना है, यदि AP बराबर 16 सेंटीमीटर, BQ इतना और इतना हो, तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि ये निम्नतम हो। तो निम्नतम है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, इसलिए बिंदु R की स्तंभ AP से डिस्टेंस तथा BP से डिस्टेंस दोनों से क्या होगा 10 मीटर, 10 मीटर होगा, चाहे यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए स्तंभ AP से बिंदु R की दूरी बराबर 10 मीटर तथा स्तंभ BQ से बिंदु R की दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। लास्ट में आंसर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो 7 सवाल हमारे बच रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।